शराफत और शरफू को रब्बुल आलमीन ने 12 साल बाद बेटा अता किया। बहुत ही प्यारा गोल मटोल सुर्ख सफ़ेद रंगत का बेटा। शरफू ने उसका नाम वही रखा जो उसने और उसकी बीवी ने शादी के शुरू दिनों में सोचा था कि हमारे घर अगर बेटा पैदा हुआ तो हम उसका नाम गुलशेर रखेंगे, जो बाद में लाड प्यार से गुल्लू के नाम से पुकारा जाने लगा। अब 9 साल का गुल्लू प्यारा सा था मगर शरारती भी गजब का। समझदार इतना कि अपनी उम्र और कद से बड़ी बातें करने लगा। माँ की जान और शरफू की आंखों की ठंडक था गुल्लू। शरफू साइकिल पे सेवैयाँ पूड़ा बेचता था। सुबह को घर से निकल पड़ता और शाम को जल्दी घर आ जाता कि गुल्लू से खेलो, उसकी बातें सुनो। बीवी समझाती शरफू को कि ज़्यादा चीज़ें बेच कर आया करो, मगर शरफू एक ही बात करता कि 300-400 बच गया है, बहुत है। मकान का किराया 3000 माहाना है, 100 रुपये रोज़ाना उसके अलग करो। 100 रुपये घर के खाने के और 100 रुपये की गुल्लू के लिए खाने की कोई चीज़ या उसके लिए कोई खिलौना ले आता। शरफू और उसकी बीवी की दुनिया बस गुल्लू ही था। लोग ऑक्सीजन से ज़िंदा रहते हैं मगर शरफू और उसकी बीवी के लिए गुल्लू ही ऑक्सीजन का काम करता था। जिस दिन गुल्लू की 10वीं सालगिरह थी उस दिन शरफू ने छुट्टी की, घर को सजाया, नस्ब किए हुए कपड़े, सालगिरह का केक काटने लगे कि अचानक गुल्लू को शदीद खांसी हुई और साथ ही उसके मुंह से थोड़ा सा खून निकला। खून गया निकला, शरफू और उसकी बीवी की जान निकल गई। हालांकि गुल्लू ने माँ बाप को समझाया कि खैर है, वैसे ही थूक के साथ खून आ गया है, डरने वाली क्या बात है। अबू जब फेरी लगाकर अक्सर वापस आते हैं तो उनके पाँव पे भी कोई कील या नोकीली चीज़ लगने की वजह से खून निकल आता है। तब तो आप लोग ऐसे परेशान नहीं होते। माँ बाप गुल्लू का मुंह चूमते हैं, प्यार करते हैं, मगर वो रात दोनों मियाँ बीवी ने जाग कर गुजारी। अगली सुबह सुबह गुल्लू को लेकर सरकारी अस्पताल चले गए। डॉक्टर ने शरफू को कहा कि गुलशेर और गुल्लू का एक टेस्ट होगा 5000 रुपये का, वो करवा लाओ। शरफू की बीवी ने कई माह लगा कर कुछ पैसे जोड़े हुए थे और वो शरफू को दिए। अपनी चांदी की छोटी सी बालियां कानों से उतार कर शरफू को दी और गुल्लू का टेस्ट करवाया। 2 दिन बाद गुल्लू की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट डॉक्टर के हाथ में थी। डॉक्टर साहब ने शरफू को बताया कि गुल्लू को एक संगीन बीमारी है मगर शुरुआत है, उसका इलाज भी है। एक दिन छोड़कर एक दिन बाद इंजेक्शन लगेगा, टोटल 15 इंजेक्शन लगेंगे और फिर कोई 1-1.5 माह बाद मेडिसिन लेनी होगी। गुल्लू ठीक हो जाएगा। संगीन बीमारी का सुनकर गुल्लू की, शरफू की सरदा और माँ की आंखों से आंसू का सैलाब निकल आया। उसे डॉक्टर साहब को रोशन कमरा कब्र के अंधेरे की तरह लगने लगा। खैर मियाँ बीवी रोते दुआएं मांगते घर वापस आए। गुल्लू को रच के प्यार किया और फिर अगले दिन शरफू इंजेक्शन लेने गया तो पता चला कि एक इंजेक्शन 3000 रुपये का है। शरफू ने अपनी साइकिल बेची, इंजेक्शन लिया और गुल्लू को पहला इंजेक्शन लगवा दिया और एक दिन बाद फिर इंजेक्शन लेना था, मगर अब की बार शरफू के पास बेचने के लिए कुछ नहीं था। शरफू डॉक्टर साहब के पास गया और दरख्वास्त की कि वो गरीब है, पास कुछ नहीं, डॉक्टर साहब ये इंजेक्शन अपने खर्चे से लगवा दें, वो सारी उम्र डॉक्टर साहब के लिए दुआएं करेगा। गुल्लू की माँ ने डॉक्टर को इल्तिजा की कि ये इंजेक्शन डॉक्टर साहब लगवा दे तो सारी उम्र डॉक्टर साहब के घर सफाइयाँ करेगी, मगर डॉक्टर साहब ने साफ इनकार कर दिया कि सरकारी अस्पताल है, यहाँ सब गरीब ही आते हैं, अमीर तो प्राइवेट अस्पताल जाते हैं। वो अगर किसी इस तरह से दवा लेता रहा तो फिर हम अपने बच्चों के लिए क्या लेकर जाएगा। शरफू गहरी सोच में था कि गुल्लू के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। शरफू ने बाजार का रुख किया और दुकानदारों को बताया कि मैं इसी बाज़ार में सेवैयाँ पूड़ा बेचता रहा हूँ, आप सब ने देखा है। मुझे मेरे गुल्लू बेटे के लिए 3000 चाहिए, टोटल 45,000 रुपये, तो मेरी कुछ मदद कर दें। कुछ दुकानदार ने अपने अपने सुनाए और कुछ ने 100-200 दे दिए। इस तरह शरफू ने 3000 बड़ी मिन्नतों से पूरा किया कि चलो एक इंजेक्शन तो और लगेगा। अब गुल्ली की माँ लोगों के घरों में जाकर कहने लगी कि मैं सारी उम्र आपके घर की सफाइयाँ करूँगी, बस 40,000 एडवांस दे दें। मगर सब ने कहा कि जाओ बीबी अक्ल का इलाज कराओ, हम तुम्हें पैसे दें और तुम किसी और शहर चल जाओ, हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे। माँ ने कस्में उठाई मगर किसी ने एतबार नहीं किया। उधर शरफू ने मज़दूरों के पास जाकर बैठ गया कि कोई मज़दूरी मिल जाए। उसने लोगों से कहा कि मैं 3 मज़दूरों का काम अकेला करूँगा, मुझे 3000 रुपये दिहाड़ी दे दें। लोगों ने उससे भी कहा कि जाओ अकल का इलाज कराओ, 500 रुपये मज़दूर की दिहाड़ी है, तुम्हें कौन 3000 देगा। शरफू का रंग जर्द पड़ गया कि अब क्या होगा। उसे एक ही फिक्र थी कि गुल्लू के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। उसने एक फैक्ट्री में जाकर फैक्ट्री के मालिक को कहा कि मुझे 40,000 रुपये एडवांस दे दें और मुझसे स्टाम्प पेपर पर लिखवा लें कि हम अपनी सारी उम्र मुफ्त काम करूँगा। मगर फैक्ट्री मालिक ने उससे फ्रॉडी का लक़ब दिया और फैक्ट्री से निकाल दिया। शरफू ने बीवी को बताया तो बीवी ने कहा कि हम गुल्लू को साथ लेकर जाएंगे, उसकी रिपोर्ट और जिस बाज़ार में
تم پھیری لگاتے تھے، ادھر جا کر دکھائیں گے تو لوگ ضرور مدد کریں گے۔ دونوں میاں بیوی اور سونا گلو چل پڑے۔ باپ نے گلو کو گود میں اٹھایا، سارے راستے اس کا منہ چومتا رہا۔ شرفو کی بیوی پاک کلام پڑھ پڑھ گلو پر پھونکتی مارتی۔ بازار میں جا کر انہوں نے رو رو کر لوگوں کو کہا کہ ان کی مدد کریں۔ گلو نے جب ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو گھبرا گیا۔ باپ نے لاڈ سے کہا کہ کہیں کچھ نہیں، تم ٹینشن نہ لو، یہ لوگ ہماری مدد کریں گے، اچھے لوگ ہیں۔ مگر جن کو شرفو اچھا کہہ رہا تھا انہوں نے شرفو کو اللہ بھلا کرے اور کچھ نہ کہا کہ یہ ڈرامے بازی ہے۔ کسی نے ان کی بات کا یقین نہیں کیا۔ دونوں میاں بیوی روتے دھوتے گھر واپس آئے۔ اس دسمبر کی اس وقت رات گلو کی طبیعت اچانک زیادہ خراب ہوئی اور اسے خون کچھ زیادہ آ گیا۔ ماں گھبرا کر دیوانہ وار محلے میں نکلی اور کانپتی آواز میں لوگوں کو دہائیاں دے کہ ہماری مدد کرو، میرا گلو بیمار ہے۔ مگر لوگ شاید رضائیوں میں گہری نیند سوئے ہوئے تھے، کسی نے باہر نکلنا گوارا نہ کیا۔ ماں روتی گھبرائی واپس آئی تو دیکھا گلو کے منہ سے خون کی ایک دھار نکلی ہوئی اور شرفو پتھرائی نظروں سے گود میں لیٹے گلو کو دیکھ رہا تھا۔ ماں چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی اور پھر اگلی صبح کو سورج نکل آیا اور سورج نے دیکھا کہ شرفو چونٹیوں کی اس لائن کو دیکھ رہا تھا جو گلو کے پیروں سے چڑھتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، اور گلو کی ڈیڈ باڈی کو دیکھ کر شرفو خود کلامی کے انداز میں بات کر رہا تھا کہ گلو کے کفن کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ زندگی کی دل خراش روح فگن تحریر لیے